संतान का प्रोमिस नहीं होगा कुंडली में ना, तो फिर संतान नहीं होगा। ये क्लियर है। तो क्यों, चाहे वो जितनी दशा आ जाए, चाहे गोचर में पंचम में जुपिटर आ जाए, या सेटर्न आ जाए, या पंचम भाव पे सेटर्न जुपिटर के एस्पेक्ट आ जाए, तो संतान नहीं होगा, क्योंकि प्रोमिस होगा तभी जाकर के संतान होगा। और जो प्रथम संतान होगा वो पंचम भाव है, और दूसरा जो संतान होगा वो सप्तम भाव है। इस बात को याद रखें। तीसरा संतान होगा वो नवम भाव है। हाँ, लेकिन प्रोमिस के लिए हमेशा हम पंचम भाव में ही चेक करें। अब ऐसा नहीं है कि दूसरे संतान का प्रोमिस है या नहीं है। आ, ऐसा हम फिर सप्तम भाव से चेक नहीं करेंगे। चेक हम प्रोमिस के लिए पंचम भाव से ही करेंगे, पंचमेश से ही करेंगे। लेकिन आ, दूसरा संतान कब होगा, टाइम ऑफ इवेंट निकालने के लिए वो सप्तम भाव से हम विचार करें। ठीक ना। तो ये सब मेरे ख्याल से पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया है। अब आगे हम ये पढ़ेंगे कि विवाह के शीघ्र बाद संतान। तो देखें, विवाह के शीघ्र बाद संतान कब होगा, जब वही श्लोक हम अप्लाई करेंगे। लग्ने से पंचमे से च पंचम स्थान संस्थितौ केंद्र कोण गते वापि पूर्ण पुत्र भवम सुखम। कि हमारे जो पंचम भाव है उस पर किसी प्रकार के पाप ग्रहों का प्रभाव ना हो, उसमें पाप ग्रह ना बैठे हो, पंचमेश केंद्र त्रिकोण में हो, 6 8 12 में नहीं गया हो, तो संतान शीघ्र हो जाता है। तो प्रथम सु यहाँ पे क्या कहता है कि देखिए, पंचम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है। पंचमेश उच्च राशि, मूला त्रिकोण राशि, स्व राशि, मित्र राशि में स्थित हो और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो विवाह के शीघ्र बाद संतान हो जाता है, विद इन 1 year 2 year। पंचमेश केंद्र या त्रिकोण स्थान में हो, वही जो हमने पहले पढ़ा था, पिछले क्लास में मेरे ख्याल से सब पढ़ चुके हैं। और मित्र ग्रह की राशि में हो तो संतान का पूर्ण सुख मिलता है। बलवान गुरु पंचम भाव में हो तथा उस पर लग्नेश की दृष्टि हो तो निसंदेह संतान होता है। पंचम भाव में जल तत्व राशि एवं जल तत्व ग्रह और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो संतान हो जाता। पंचम भाव पर पृथ्वी तत्व राशि हो या पृथ्वी तत्व ग्रह बैठे हो, फिर भी विवाह के तुरंत बाद संतान हो जाता है। ठीक ना। संतान कब नहीं होता, कि पंचम भाव में अग्नि तत्व राशि हो और अग्नि तत्व ग्रह बैठे हो, या पंचम भाव में वायु तत्व ग्रह हो और अग्नि तत्व राशि हो, फिर भी संतान नहीं होता। तो पहले हम यहाँ पर डिसाइड किया कि पंचम भाव पंचमे छठे स्थिति में हो तो कुंडली में योग है, प्रोमिस है संतान होने का। अब दूसरा में चेक करेंगे कि वो संतान होगा तो कब होगा, टाइम ऑफ चाइल्ड। तो चाइल्ड का जो जन्म समय हम कैसे निर्धारित करेंगे, उसके लिए हमको 2 चीजों को देखना है। आप लोग कॉपी कलम ले सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। पहला है, टाइम ऑफ इवेंट के लिए वो है दशा। किस दशा में बच्चा होगा, पहले योग होना चाहिए, फिर हम दशा पे देख चेक करेंगे। और जैसे कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि दशा चेक करने के पहले उसकी शादी होना जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि पंचम में बैठे ग्रह की दशा चल रहा है और जिसकी कुंडली है वो 5 साल का है, तो 5 साल में कौन सा बच्चा उत्पन्न कर लेगा। तो
बच्चा देखने के लिए हम पहले शादी हुआ है कि नहीं ये भी चेक कर लेंगे। हाँ, तो शादी होने के बाद और योग प्रोमिस भी कुंडली में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दशा पंचम में बैठे ग्रह की चल रही है लेकिन कुंडली में बच्चे होने का प्रोमिस ही नहीं है, जो कि पिछले क्लास में हमने प्रोमिस पढ़ा था। तो प्रोमिस नहीं है लेकिन दशा चल रही है, बच्चा होने का फिर भी नहीं होगा। तो हमें दोनों चीजों का ध्यान रखना है कि शादी भी हो चुका है और दशा भी चल रहा है। तब हम थर्ड चीजों पे आएंगे, वो है ट्रांजिट। तो ट्रांजिट क्या उसको मिल रहा है बच्चा होने वाला? तो ये तीनों का संयोग जो मिलेगा ना, प्रोमिस जिसको हम योग बोलते हैं, दशा और ट्रांजिट, तो उसको जाकर के संतान हो जाए। अब इस कुंडली में हम चेक कर रहे हैं कि 17 फरवरी 2014 में विवाह हुआ और पहला संतान जो हुआ वो नवंबर में हुआ, यानी कि विद इन 1 ईयर, 1 ईयर से भी कम टाइम लगा। हाँ, 10 महीने से 11 महीने में इनको संतान हो गया। ये मेल और फीमेल की कुंडली है। तो हम जैसे कि पहले प्रोमिस चेक करते हैं। हाँ, और एक चीज और देखिएगा, संतान होगा कि नहीं, ये प्रोमिस हमें लड़की की कुंडली में ज्यादा देखना है, लड़के की कुंडली में नहीं देखना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा है कि संतान होना लड़की की कुंडली में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लड़के की कुंडली में थोड़ा योग कम भी हो। हाँ, जैसे हम आगे एक चीज पढ़ेंगे, क्षेत्र स्फुटित और बीज स्फुटित। क्षेत्र स्फुटित का मतलब ये देखेंगे कि उसके अंदर कैपेबिलिटी कितना है। हाँ, जो क्षेत्र स्फुटित है वो लड़की की कुंडली में हम चेक करेंगे फर्टिलिटी, और पुरुष की कुंडली में हम क्या चेक करेंगे, बीज स्फुटित प्रोटेंसी, मतलब प्रोटेंसी कितना है और फर्टिलिटी कितना है। आपने कभी कभी देखा होगा कि मान के चले कि इस खेत में हम बीज को उगाते हैं, तो यदि खेत खराब होता है ना, अच्छा से अच्छा बीज सीड की क्वालिटी डालने पर भी फसल नहीं होता। या उल्टा कर लो, हाँ, कि बीज ही गड़बड़ है, बीज के अंदर दम नहीं है, तो उसको कैसे भी फर्टिलिटी वाले खेत में डाल दो वो भी नहीं होगा। तो जितना जरूरी फर्टिलिटी है उतना ही जरूरी प्रोटेंसी भी है, लेकिन प्रोटेंसी हम लड़के की कुंडली में चेक करेंगे, फर्टिलिटी लड़की की कुंडली में चेक करेंगे। और एक क्वेश्चन और आता है आजकल, लोग क्वेश्चन करते हैं कि गुरुजी लड़का होगा कि लड़की। चले, आज तो साइंस इतना डेवलप हो चुका है कि वो पंडित से कम डॉक्टर से ही पूछ लेते हैं। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम तो जब आती है कि डॉक्टर कहता है कि भाई 3 महीने प्रेगनेंसी के बाद हम बताएंगे कि मेल है फीमेल है। ज्योतिषी से तो लोग उसी समय पूछते हैं जब उसका बच्चा जन्म लेता है, तो उसी बच्चे से पूछते हैं गुरुजी इसका लड़का, इसके भाग्य में कितने बच्चे हैं। हाँ, पहले उसकी शादी 20 साल बाद हो, 25 साल बाद हो। हाँ, अभी वो जानना चाहते हैं कि गुरुजी मुझे पोता होगा या पोती, ऐसे बोलते हैं। तो इसके लिए लड़के की कुंडली जिम्मेवार है, हाँ, लड़का होगा कि लड़की। लड़के की कुंडली में सिर्फ ये देखना है कि उसके अंदर पोटेंसी है या नहीं है। लड़के के कुंडली में जैसे कि 2 प्लानेट है ना हमारे, मेल प्लानेट कौन कौन से हैं? सूर्य है, मंगल है और जुपिटर है। चले हम आगे जब बात करेंगे, अभी यहाँ पर हमको ये चेक करना है कि दोनों की कुंडली में ज्यादा मोस्ट जरूरी है लड़की की कुंडली में संतान का योग। तो संतान की योग के लिए 4 नियम को बिल्कुल रट लें, जो मैं ऊपर अभी मैंने बताया था। पहला नियम यह है कि पंचम भाव में
जल तत्व और पृथ्वी तत्व राशि होना चाहिए लड़की की कुंडली में, क्योंकि प्रोटेंसी वहीं से आता है। कोई भी फसल, भाई इंसान भी एक प्रकार का वो है, जितना पानी पिएगा, जितना पृथ्वी तत्व रहेगा, उतना ही उसी के अंदर वो मजबूती आएगी और जीवन में तरक्की करेगा। तो लड़की की कुंडली में पंचम भाव में जल तत्व राशि और ग्रह का प्रभाव होना चाहिए, पृथ्वी तत्व राशि और ग्रह का प्रभाव होना चाहिए। यदि उल्टा है, यानी पंचम में अग्नि तत्व राशि है, अग्नि तत्व राशि आपको पता है ना, 1 5 9, अग्नि तत्व ग्रह, अग्नि तत्व ग्रह कौन है? सबसे ज्यादा अग्नि तत्व जो ग्रह है वो मंगल है, फिर केतु है, क्योंकि केतु मंगल के समान फल देता है, और फिर सूर्य है। तो यानी कि पंचम भाव पे ये दो ग्रहों का प्रभाव बहुत बुरा है संतान के लिए। हाँ, मंगल और केतु, और इनकी राशियां, हाँ, और वायु तत्व ग्रह भी। वायु तत्व ग्रह में कौन है? सबसे ज्यादा वायु तत्व जिसके अंदर है वो है शनि और राहु। तो ये दो चार आपके चार जो प्लानेट हो गए ना, शनि है ना, 1 नंबर में केतु, 2 नंबर में मंगल। मंगल को, केतु को आप 100% कह सकते हैं कि संतान में दिक्कत देता है, मंगल को 90%, राहु को 80% और शनि को 70%। ये पंचम भाव में संतान के लिए अभिशाप है। लेकिन पंचम भाव में यदि पृथ्वी तत्व राशि हो और पृथ्वी तत्व ग्रह हो, और जल तत्व राशि हो, जल तत्व ग्रह हो, तो बच्चे के लिए एक प्रकार का वरदान है। हाँ, तो 4 8 12 जो ये राशियां हैं ये जल तत्व है, और जल तत्व ग्रह कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा को तो माँ ही कहा जाता है, तो सोचें चंद्रमा का प्रभाव यदि पंचम में हो, उसको तो बच्चा 100% होगा। माँ, उसको माँ ही बोलते हैं। शुक्र भी रस जल तत्व प्रधान ग्रह है, तो इनका प्रभाव पंचम में बड़ा श्रेष्ठ मानते हैं। अब पृथ्वी तत्व राशि कौन कौन से हैं? तो 2 6 10, और वायु तत्व राशि कौन है? 3 7 11। तो 1 5 9 3 7 11 पंचम में राशियां संतान के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। 2 6 10 4 8 12, ये जो 6 राशियां पंचम भाव पे होंगे तो संतान के लिए बड़ा श्रेष्ठ है। और ग्रहों का आप समझ लो, तो यदि इन ग्रहों का प्रभाव यदि पंचम पे है तो बड़ा श्रेष्ठ, तो संतान का प्रोमिस बिल्कुल है। तो आप इस कुंडली में आप चेक करें, तो पहले हम मेल की कुंडली चेक करते हैं। तो पंचम में 2 नंबर राशि है, तो 2 नंबर राशि कौन से तत्व में आएंगे? कौन बताएंगे? 2 नंबर राशि का तत्व क्या है? पृथ्वी तो पृथ्वी। बहुत ही बढ़िया। जब पृथ्वी पृथ्वी तत्व तत्व, है, और शुक्र कौन से ग्रह है? जल तत्व है। जल जल तत्व। तत्व। तो ये क्लियर कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति को तो जीवन में बहुत बार मिसकैरेज या एबॉर्शन करवाना पड़ेगा, कि थोड़ा भी सुरक्षा हटी, दुर्घटना घटी। हाँ, मतलब इन व्यक्ति को जीवन में अनवांटेड चाइल्ड भी हो सकता है, क्योंकि मतलब आ, जो जो जमीन या होता है ना, भूल से भी कोई सीड आ जाता है ना, तो अपने ताकत से फल उगा देता है। दूसरी जो फीमेल की कुंडली है, वहां पर क्या है? जल तत्व राशि है, 8 नंबर राशि जल तत्व है, ठीक ना। और वहां पर कोई ग्रह नहीं है, लेकिन जल तत्व का मंगल है, तो वो ठीक है। और वहां पर सूर्य का प्रभाव है। हाँ, सूर्य तो अग्नि तत्व ग्रह है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सूर्य जो है वो अग्नि तत्व प्लानेट है, मंगल के समान है। तो पंचम पे सूर्य का प्रभाव होता है ना, तो एक ही बच्चा होता है, एक से ज्यादा बच्चा होता नहीं।
ऐसे भी सूर्य जो है शेर होता है, शेर का भी एक ही बच्चा होता है, शेर सब ज्यादा बच्चा करता भी नहीं है। हाँ, तो ये यहाँ पर भी इसको तो एक बच्चा का योग तो 100% है। और यहाँ का जो चंद्रमा भी है वो भी अपने परम स्नेही मित्र के घर में बैठा है। चंद्रमा बुध को अपना मित्र मानता है, बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है, वो अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पर तो माँ यदि बच्चे के घर में जाती है, आप देखो ज्योतिष कितना सटीक है। हम लोग तो दिल्ली में रहते हैं, गांव से माँ बाप आते हैं या कोई भी यहाँ पे रहते हैं, तो गांव से माँ बाप आते हैं तो बड़ा खुश होकर के आते हैं कि हम बच्चे के घर जा रहे हैं। हाँ, लेकिन जब वो बच्चे के घर में आते हैं ना, तो बच्चा सब दुखी हो जाता है। हाँ, क्योंकि ये लोग चले जाते, माँ तो अपने दिल से जुड़ी हुई ना, तो कोई शब्द भी कुछ भी तो इग्नोर कर देते हैं। तो माँ के लिए दिक्कत नहीं है, दिक्कत बच्चों के लिए है। तो चंद्रमा का बच्चा बुध है, तो यहाँ पर माँ के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर बड़ा श्रेष्ठ है। तो देखिए बच्चे के लिए चंद्रमा का अच्छा होना बड़ा जरूरी है। और यहाँ पर जो पंचमेश मंगल है वो भी जल तत्व राशि में बैठा है, अगेन जल तत्व राशि में गया। ठीक है, मंगल अग्नि तत्व प्लानेट है, लेकिन यहाँ पर मेष राशि होता, मंगल मेष राशि में गया होता तो यहाँ पर संतान होने में दिक्कत आ जाता। एक सेकंड तरह होल्ड कीजिएगा। हाँ सॉरी आप लोग। हाँ हेलो। हाँ हाँ जी जी। क्या वेबसाइट? अच्छा, वेबसाइट अपडेट हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, वहां पर ठीक है, मैं चेक कर। ठीक है, मैं चेक में आ रही है तो थोड़ा बात करता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा क्लास में। तो यहाँ पर यदि मंगल की एक नंबर राशि पंचम में होता, आप देखें, और मंगल एक नंबर में बैठा होता तो संतान होने में दिक्कत हो जाता। लेकिन मंगल की जो राशि है वो 8 नंबर है और मंगल 12 नंबर में बैठा है, तो इसलिए यहाँ पे संतान में कोई दिक्कत नहीं है। और मंगल के ऊपर अगेन चंद्रमा का एस्पेक्ट भी आ रहा है, तो इसलिए भी यहाँ पर संतान हो सकता है। हाँ, यहाँ पर एक ही कमी है कि जो बृहस्पति है संतान देने वाला ग्रह, वो पंचम से अष्टम में है, लगन से 12 में है, और वो थोड़ा सा बुध के घर में भी, और वायु तत्व राशि में गया, तब यहाँ पर वो दिक्कत है। लेकिन हमने जो पीएससी अप्लाई किया था, भाव भावेश और कारक, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 60-70% संतान होने का योग है, और पुरुष के कुंडली में 100% संतान होने का योग है। इसलिए यहाँ पर संतान होने में कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा बात, संतान कब होगा? प्रोमिस तो हमें मिल गया कि पति के कुंडली में 100% है, पत्नी की कुंडली में 70-80% योग है। तो यानी कि टोटल वैल्यू यदि 200 के माना तो 180 है, तो संतान हो सकता है। क्योंकि टोटल 200 में से यदि 100 से भी नीचे हो तब संतान नहीं होगा, क्योंकि 50% से ऊपर भी योग रहने पर बात बन जाता है। अब दूसरा टॉपिक पे आते हैं कि बच्चा कब होगा। तो प्रोमिस हमको क्लियर दिख रही है, तो बच्चा होने का टाइम ही तो निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि पंचम में बैठे ग्रह की महादशा अंतरदशा में बच्चा होगा। दूसरा चीज, पंचमेश की महादशा अंतरदशा में बच्चा होगा। तीसरा, पंचम में बैठे ग्रह से संबंधित ग्रह की दशा अंतरदशा में संतान होगा। चौथा, जो पंचमेश जो ग्रह है उससे संबंधित दशा और अंतरदशा में संतान उत्पत्ति होगी। ये आपके कितने नियम हो गए? 4। और पांचवा नियम क्या कहता है कि बृहस्पति से संबंधित या बृहस्पति की महादशा अंतरदशा में संतान होगा। ये 5 ही नियम है।
और ये जो नियम सिर्फ संतान के लिए नहीं है, ये दशा आप किसी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कोई कहता है कि गुरुजी मेरी शादी कब होगी, तो फर्स्ट नियम प्रोमिस है शादी की, तो वही सप्तम में बैठे ग्रह की दशा में शादी होगी, दशांतर दशा में। सप्तमेश की दशांतर दशा में शादी होगी। सप्तम में बैठे ग्रह से संबंधित ग्रह की दशा अंतर दशा में शादी होगी। सप्तमेश ग्रह से संबंधित दशा अंतर दशा की ग्रह में शादी होगी। या शादी कराने वाला जो कारक ग्रह जो भी हो, उसकी दशा अंतर दशा में शादी होगी। उसी तरह किसी को गाड़ी लेना है, घर लेना है, भूमि लेना है, वाहन लेना है, ये नियम सब पर एक ही होगा। देखिए ज्योतिष का नियम एक ही है। हाँ, ज्योतिष का नहीं, दुनिया संसार का नियम ही यही है। आपको यूपीएससी तैयार करना है तो ग्रेजुएट होना पड़ेगा, चाहे वो ग्रेजुएशन किसी विषय से हो। हाँ, गवर्नमेंट नहीं पूछेगी कि नहीं भाई आपने संस्कृत से किया है तो आपको ग्रेजुएट हो तो नौकरी नहीं मिलेगी, आपको साइंस से होना चाहिए, ऐसा कहीं नियम नहीं है। वो एक ही नियम रखा है, ग्रेजुएट होना चाहिए। तो उसी तरह दशा अंतर दशा मिलना चाहिए। वो जो भी आपका इवेंट हो, नियम एक ही, सब जगह नियम जाएगा। प्रोमिस और दशा अंतर दशा सब में सेम चलता है। तो अब यहाँ पे हम दशा चेक करें कि क्वेश्चन 2014 है इससे पहले। में कौन सी सर एक दशा थी? क्वेश्चन। हाँ बोले। सर जैसे इनको अभी बच्चा भी हुआ होगा, आप गुरु की, क्योंकि गुरु 12th हाउस में थोड़ा सा मतलब रेस्ट करना पड़ा होगा, थोड़ा सा ये होगा कि परेशानी से हुआ होगा कि मतलब ऐसी ऐसा हाँ हो। देखें, देखें परेशानी जब होना चाहिए था जब 50% से नीचे होता। यदि दोनों कुंडली का 200 हमको मिला है तो इसमें तो 80% योग हमको मिल ही रहा ना। हाँ, परेशानी जब होती जब वो 50% से कम होता। और शादी भरे बच्चा नहीं होता, वो जब होता है जब योग हमारे 30% से कम हो, तब वो इवेंट नहीं होता है, ऐसा हम कह सकते। हाँ, यदि 50% है तो थोड़ा 2 साल में हो जाएगा, 3 साल में हो जाएगा। 40% योग है, थोड़ा ट्रीटमेंट के बाद हो जाएगा। 35% योग है तो हो सकता है कि आईवीएफ से हो जाए। लेकिन यदि 30 से नीचे है, 30 है, 20% है, 22% योग है, तब तो फिर आईवीएफ भी फेल हो जाएगा। तो ये चीज हमेशा याद रखना है। देखिए ज्योतिष पूरा कॉमन सेंस है आपका, कि यहाँ पर आप कितना बुद्धि लगा रहे हैं, कितनी आपकी एनालिसिस कितना सटीक है। कभी कभी हम एनालिसिस ही गलत करते हैं। जैसे कि पिछले क्लास में एक कुंडली हमने आपको बताया था रिसर्च के लिए, उसमें सारे के सारे ग्रह 8 और 12 में थे। हाँ, और जीवन में उसको 8 12 की दशा मिली। जैसे कि कभी एक बात कभी टाइम मिलेगा तो मैं चर्चा करूंगा अमिताभ बच्चन की कुंडली के ऊपर। अमिताभ बच्चन की कुंडली क्या है, सारे के सारे ग्रह अष्टम में बैठे हैं, लेकिन फिर भी महानायक है। और दुर्भाग्य की बात यह था कि उसकी दशा अंतरदशा भी अष्टम की मिली। तो लेकिन फिर भी महानायक है, ऐसा कैसे हो गया? ज्योतिष तो क्लियर कहता है कि 6 8 12 में बैठे ग्रह की दशा अंतरदशा जेल, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, प्रॉब्लम, दुख, बीमारी देता है। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो उनकी कुंडली का भी चर्चा करूंगा। तो हमें एनालाइज कुंडली का विश्लेषण बड़े अच्छे ढंग से आना चाहिए। विश्लेषण यदि हम अच्छे कर लिए ना, तो हम अच्छा ज्योतिषी बन सकते। तो विश्लेषण में कोई कमी नहीं होना चाहिए। और विश्लेषण कैसे करना है, वो अपने दिमाग से और ज्योतिष का आधार लेके करना। और कोई भी इवेंट नहीं के लिए ना, यदि टोटल पैरामीटर कितना था इवेंट निकालने के लिए, 9 पैरामीटर थे ना। क्योंकि एक तो है भाव, तो भाव के भी 3 है। पीएससी, पीएससी का मतलब क्या बोलेंगे कि प्लेसमेंट, आस्पेक्ट और कंजंक्शन। फिर भावेश, तो भावेश पे भी पीएससी, उसका प्लेसमेंट, कंजंक्शन और प्लेसमेंट और कारक। तो टोटल कैटेगरी हमारी 9 हो गया ना। तो 100 को यदि 9 से यदि डिवाइड करते हो, तो
एक कंडीशन पे कितना परसेंटेज है आपका? तो एक पे मान के चलो 33, 11% आ गया, 11%। तो 11% का मतलब यदि 9 पैरामीटर में यदि हमारे 7 पैरामीटर खराब है ना, तब हम बोल सकते हैं कि संतान में दिक्कत है, या संतान नहीं होगा। 8 खराब हो तब हम ठोक बजा के कह सकते हैं कि नहीं, और 9 का 9 खराब है ना, तब बोल सकता हूँ कि नहीं, अरे तुम्हें तो संतान होगा ही नहीं, चाहे तुम कुछ भी कर लो। तो कह रहा है कि आप देखें, एक आज मुझे याद है, एक डॉक्टर है, बेंगलोर में उनकी बहुत बड़ी है, और हैदराबाद में। वो गाड़ियों गाड़ियों की डॉक्टर हैं, लेडीज की डॉक्टर है, गाड़ियों को रोडोलॉजिस्ट हैं वो। तो एक किसी के रेफरेंस से उनकी कुंडली दिखाने को आया था। तो मैंने बोला कि मुझे नहीं लगता है कि आपको संतान होने की योग है, क्योंकि उनके 9 के 9 पैरामीटर ही गड़बड़ था। जब 9 के 9 पैरामीटर गड़बड़ है तो मैं तो बोलूंगा ना। तो उन्होंने बोला कि हमें तो कुछ नहीं बोले, जिसने हम मेरे पास भेजा था उनको उन्होंने फोन करके बोला कि आपके गुरुजी को कुछ ज्ञानवान है नहीं। हाँ, अरे मैं खुद पता नहीं बाहर से विदेश से पढ़ के आई हूँ, ये है वो है, और हमें तो 100% बच्चा होगा, नहीं होगा तो हम IVF करवा लेंगे, ये करवा लेंगे, ये करवा लेंगे, ठीक था। तो उन्होंने फोन करके हमको बोला गुरुजी उन्होंने ऐसा किया। तो उसके बाद दिक्कत नहीं हुई कि जो मेरे पास ये महीने में 2-4 लोगों को भेज देते थे, भेजना ही बंद कर दिए। तो हमारे लिए तो बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि आते रहते थे क्लाइंट उनके माध्यम से, जैसे आप भी कोई किसी का भेजते रहते थे। और बुरा इसलिए, चलो, लेकिन अच्छा ये हुआ कि 5 साल बाद उसी लेडीज का इनके पास फोन आया कि अपने गुरु से एक अपॉइंटमेंट और मिलवा दो, क्योंकि मेरी शादी के अब ज्यादा दिन हो गए, 7-8 साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा। हमने IVF ABF करके सब कुछ चेक कर लिया, लेकिन बच्चा नहीं हुआ। तो एक बार उनके हम वो उपाय करा लें, पूजा पाठ वाला उपाय। तो फिर वो मेरे पास वो आई थी। तो फिर मैंने उसका कुंडली नहीं देखा, इनको मैंने कर दिया, क्योंकि इनके कारण हमारे घुटने का नुकसान हुआ था, वो भरपाई कौन करेगा। लेकिन मैं चाहता तो उनसे पूरा भरपाई एक साथ कर लेता कि हाँ भाई, अब तो 2-3 लाख रुपया लगेगा, आपका बच्चा होगा। लेकिन हमको उनको छोड़ने का एक रीजन और भी था, कि मुझे पता था कि कोई उपाय से भी इनको बच्चा नहीं होने वाला है, क्योंकि 9 के 9 पैरामीटर खराब हैं, तुम्हारे हस्बैंड के भी पैरामीटर खराब हैं। अ, हो सके तो मैं देखता हूँ उनकी कुंडली होगा तो मैं आपको बताऊंगा, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन आज अभी भी उनको कोई बच्चा नहीं है। मैं भी वो उनके मित्र है तो मैं ही फोन कर लेता हूँ, कहता है तो क्या हुआ, उनको बच्चा बच्चेगा? तो नहीं गुरुजी, ये बच्चा नहीं है, वो लोग चाह रहे हैं कि अब एडॉप्शन ही कर लें। अब तो मैं छोड़ भी दिया पूछना। तो आप सिर्फ 80% कमी के कारण ये मत बोलना कि दिक्कत होगा, परेशानी होगा, 100% होगा। हाँ, तो इसका थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना है कि ये कुछ चीजें एक्सपीरियंस से आएगा, आपको देखते देखते आ जाएगा। सर मेरा एक प्रश्न है। हम्म। तो आपने बोला ना अडॉप्शन का, तो अगर वो अडॉप्शन कर लेते हैं तो वो कुंडली का प्रभाव रहेगा उसमें कि नहीं रहेगा, और वो भी पेरेंट्स पे? आएगा, वो भी आएगा, पढ़ेंगे, वो भी अच्छा अच्छा, पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे एडॉप्शन का पड़ोस भी में एक दत्तक एक ने पुत्र। अडॉप्ट किया था लड़की को, वो 3-4 साल बाद उसका मतलब आदमी की डेथ हो गई। तो वो हम्म। प्रभाव भी पड़ता है क्या, वो सभी मेरे को कि हाँ, कोई? प्रभाव प्रभाव तो पड़ेगा कि यदि बच्चे का सुख नहीं है तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। आएंगे, वो टॉपिक आएंगे, दत्तक हाँ पुत्र जी। बोलते हैं उसको, दत्तक पुत्र, यदि संतान न हो तो हम एडॉप्शन करें कि ना करें। हाँ, अच्छा अच्छा कोई अच्छा। पूछ आपके पूछेगा कि एडॉप्शन करें कि नहीं करें। फिर एक और हाँ जी। क्वेश्चन आता है, एडॉप्शन करें तो अपने रिलेशन में करें या बाहर के वो करें, वो सब है, पराशर हाँ जी जी। ने वो सब लिखा है। हाँ जी, और गुरु एक जी, एक प्रश्न। एक सवाल है। एक हाँ कि अगर फिफ्थ में केतु बैठा हो तो हाँ क्या हाँ, एबॉर्शन के योग बनते हैं? 100%, 100%, 100%। लेकिन डिपेंड करता है कि वो फिफ्थ की डिग्री और केतु की डिग्री कितना है। यदि पता चला कि फिफ्थ का मिड पॉइंट की डिग्री 0 डिग्री है या 10 डिग्री है, केतु वहां पर बैठा है 28 डिग्री का, कोई अवोशन अवोशन कुछ नहीं होगा। हाँ, और पता चला कि यदि फिफ्थ की डिग्री, मिड पॉइंट की डिग्री यदि 10 है और केतु 10 पे बैठा है, तो उसके एक नहीं, बहुत सारे एबोशन होंगे, उसको बच्चा ही नहीं होगा। वो उसको बोलते हैं मृत मृत वत्सा योग या काक बंध्या योग। वो भी पढ़ेंगे, काक बंध्या भी हम पढ़ेंगे, देखता हूँ कितना। गुरु जी, हाँ
पंडित जी एक सवाल था, अच्छा हम फिफ्थ हाउस के मिड पॉइंट के डिग्री को देखें या लगनेस के डिग्री लगन का डिग्री देखें? नहीं, पंचम को, पंचम के मिड पॉइंट। कभी कभी क्या अच्छा। होता है कि लगन का मिड पॉइंट की डिग्री 10 है, लेकिन हम्म। फिफ्थ हाउस का मिड पॉइंट की डिग्री आपका 18 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता अच्छा। है। तो 12 डिग्री का अंतराल आ सकते हैं आपके लगन की डिग्री में और फोर्थ की डिग्री में। तो फोर्थ की डिग्री में दिक्कत आएगी तो पंचम के डिग्री में भी दिक्कत आएगी। तो अच्छा लगन की डिग्री और फोर्थ की डिग्री में, मिड पॉइंट की डिग्री में 12 डिग्री तक डिफरेंट आ सकता है। और यदि वो डिफरेंट आ रहा है तो आप लोग उसको गलत मत समझना। हाँ, वो आ सकता है। तो इसीलिए आपको फलादेश करने के लिए हमेशा लगन की डिग्री तो हम मोटा मोटी पढ़ा देते थे जब पहले। लेकिन अब मैं ज्योतिष पढ़ाता था, हाँ 15-20 साल तक ज्योतिष पढ़ाया। लेकिन भगवान की कृपा से 2020 से हम कुंडली देख रहे हैं। तो 10-15 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो गया और 5 साल देखने का एक्सपीरियंस हो गया। तो हमेशा मैं भी इसी सस्पिशन में रहता था। प्रणव जी, आपका क्वेश्चन बड़ा ही सटीक है। तो ये डिग्री हमेशा भाव का देखो, जिस भाव का आप फलादेश कर रहे हैं उस भाव का देखो, ठीक ना। अच्छा पंडित जी, अच्छा हाँ। आप ये टाइमिंग का 5 रूल फिर से एक बार रिपीट कर देंगे? आपने बोला था टाइमिंग का 5 रूल जो है, एक तो बच्चा होने के लिए देखें, फिर पंचम। से सुन ले। किसी भी इवेंट को दशा में प्रोडक्ट करने के लिए उससे संबंधित 5 प्रकार की दशा मिलनी चाहिए। नंबर 1, सब लोग एक बार लिख लें, सुन लें। जैसे संतान के बारे में हम बात करते हैं तो दशा क्या होनी चाहिए? पंचम में बैठे ग्रह की दशा अंतर्दशा, नंबर 1। नंबर 2, पंचमेश की दशा अंतर्दशा, कि जो पंचमेश की दशा चले, अंतर्दशा चले तो हो सकता है। नंबर 3, पंचम भाव अच्छा। में बैठे ग्रह की दशा अंतर्दशा। हाँ, पंचम भाव में बैठे ग्रह से संबंधित ग्रह की दशा अंतर्दशा। संबंधित ग्रह कौन हो सकता है? कि तीन जो हो गए। ग्रह पंचम में बैठे हैं उससे जो भी ग्रह संबंध कर रहे हो, ठीक ना। ठीक है। और या सप्तमेश से संबंधित ग्रह की दशा अंतर्दशा। और बृहस्पति की जो दशा है अंतर्दशा में भी संतान हो सकता। हाँ, एक नियम और है, उसको भी आप लिख लें। मैंने वो पहले नहीं बताया कि पंचमेश के मित्र की दशा अंतर्दशा में भी संतान हो सकता है। पंचमेश के मित्र ग्रह की दशा अंतर्दशा में भी संतान हो सकता है, क्योंकि वो आत्म संबंधित है ना। जैसे मैंने पहला पढ़ा पढ़ा थे आगे कि कोई भी ग्रह के फल कब मिलते हैं दशा अंतर्दशा में। जब हमने अंतर्दशा का फल पढ़ा था तो क्या पढ़ा था? आत्म संबंधिने योच एव निजा सधर्मिण तेषाम अंतर्दशा सेव दिश्यन्ति स्वदशा फल। वो क्या कहता है? किसी भी भाव का फल कब मिलेगा? जैसे कि पंचम में संतान का फल कब मिलेगा? तो कहता है कि पंचमेश की दशा, पंचमेश की अंतर्दशा में फल नहीं मिलेगा। और पंचमेश से संबंधित और आत्म संबंधित ग्रह की दशा में फल मिलेगा ना। तो वही तो यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, जो हमने पहले पढ़ रखा है दशा अंतर्दशा, वही तो यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं। तो पंचम मतलब और पंचमेश की पंचमेश से संबंधित और आत्म संबंधित ग्रह। हाँ, तो एक बात हमेशा याद रखना कि संबंधित और आत्म संबंधित दोनों आ सकता है। अब आपका मतलब क्वेश्चन। पंचमेश की जो मित्र ग्रह है उसके महादशा अंतर्दशा में भी बच्चा हो सकता है, मतलब सॉरी, समझा नहीं। पंचमेश की जो मित्र ग्रह है, हाँ फ्रेंडली हाँ प्लैनेट्स है पंचमेश की, हाँ, उसकी जी जी महादशा जी। अंतर्दशा में भी हो सकता हाँ, अब है। और यहाँ आपने पर। और एक, हाँ बोलिए। हाँ, अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि मान लें फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर पंचम भाव में शुक्र बैठा है। अब यहाँ पर हम पंचम भाव को, पंचम भाव में हमने बैठा दिया जैसे कि पंचम भाव में हमने बैठा दिया जुपिटर को, जुपिटर नहीं, हमने बैठा दिया यहाँ पर मून को, चलो मून को बैठा दिया हमने। अब
नियम क्या कहता है कि जब पंचम चंद्रमा पंचम में बैठ गया है, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा बड़े गहराई से, कि यदि आप लोग को जब समझ में आएगा जब दशा अंतर दशा का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, नहीं तो यहाँ पर आपको समझने में ये टॉपिक को दिक्कत आएगी। अब यहाँ पर आपको क्या समझना है कि गुरुजी आपने कहा कि पंचम में बैठे ग्रह की दशा अंतर दशा और उसके आत्म संबंधी दशा अंतर दशा में दोनों में संतान होगा, तो यानी कि इसका लॉर्ड शुक्र है और यहाँ पे चंद्रमा बैठ गया है, तो भाई ये तो क्लियर हो गया कि जो शुक्र का आत्म संबंधित बुध और शुक्र है और चंद्रमा का जो आत्म संबंधित है मंगल सूर्य और बृहस्पति है, तब तो इसको किसी भी दशा में संतान हो जाएगा। यस, किसी भी दशा में संतान हो जाएगा। उसको सिर्फ शादी करने की जरूरत है, उसको दशा अंतर दशा की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुक्र उसका लॉर्ड है, चंद्रमा हमें बैठा है, तो शुक्र का जो आत्म संबंधित ग्रह है बुध और शनि तो है ही है, और चंद्रमा बैठ गया, चंद्रमा का आत्म संबंधित जो ग्रह है वो कौन है, मंगल है, सूर्य है और बृहस्पति है, तो इसको अब संतान के लिए क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, संतान हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा और सूक्ष्म में हम जानते चलते हैं, तो यहाँ पर सर एक मिनट सर, इसमें चंद्रमा का आत्म संबंधी सूर्य कैसे हुआ? इसमें चंद्रमा तो जैसे केंद्र में है ना, तो मंगल शुक्र और शनि हुआ नहीं? वो तो शुक्र का आत्म संबंधित हो गया ना। अब यहाँ पर मैं क्या करूं, पंचम में बैठे ग्रह की दशा में भी तो संतान होगा ना फिर। तो उसमें जो इसके मित्र हैं वो लिया आत्म संबंधी आपने? चाहे आप इस टॉपिक को अभी रहने दें, मेरे ख्याल से बड़ा हार्ड हो नहीं जाएगा, नहीं, तो आप एक आप, बार, नहीं नहीं सर, आप पूरा करा दीजिए फिर देखते हैं। क्योंकि आप ये समझे कि पंचम में बैठे ग्रह की दशा में संतान हो जाएगा और पंचमेश के दशा में भी संतान हो जाएगा, पंचम में बैठे ग्रह के संबंधित दशा में, आप 5 नियम समझिए। ये सुपर एडवांस चाहे कभी हाई लेवल की ज्योतिष होगी तब वहां पर हम इसकी चर्चा करेंगे, नहीं तो आप ये भी भूल जाओगे, जो नॉर्मल नियम है ना, नॉर्मल नियम भी भूल जाएंगे। नॉर्मल नियम यही कहता है, आप लोग लिख ले, जो 5 ही नियम है कि सबसे पहले पंचम भाव में बैठे ग्रह की दशा अंतर दशा में संतान होगा। दूसरा नियम यह है कि पंचमेश की दशा अंतर दशा में संतान होगा। तीसरा नियम यह है कि पंचम में बैठे ग्रह की दशा संबंधित ग्रह की दशा अंतर दशा में संतान होगा, और पंचमेश ग्रह से संबंधित दशा अंतर दशा में संतान होगा, और बृहस्पति की दशा में अंतर दशा में संतान होगा। इसको प्रैक्टिकल ऐसा समझें कि आप इस कुंडली में देखें, इसका जो पंचमेश है, चले दूसरी कुंडली आएगी तो उस पर नियम समझाऊंगा। अब यहाँ पर हम आगे थोड़ा क्लास को लेके चलते हैं कि इस व्यक्ति का जो संतान हुआ 2014 में, तो 14 में पुरुष के कुंडली में जो दशा थी वो गुरु की महादशा थी, और नवंबर में अंतर दशा जो था वो शुक्र का था, क्योंकि केतु का अंतर दशा जुलाई में खत्म हो गया तो शुक्र आ गया, तो यानी कि दशा और अंतर दशा भी प्रोमिस कर दिया, तो योग भी प्रोमिस कर दिया, दशा और अंतर दशा भी प्रोमिस कर दिया। और इस कुंडली में चेक करें कि इनका भी जो दशा है वो गुरु का है। 2014 में जो अंतर दशा है, अरे तो 17 के बाद की दशा इसमें आया, 14 के नहीं है, हाँ तो 17 देखना सर राहु पड़ेगा। का होगा उस टाइम पे दशा, आई थिंक। हाँ हाँ, राहु का होगा, ठीक ना। तो राहु का अंतर महादशा में अंतर दशा किसका होगा, हम बना के देख लेते हैं ना। हाँ, कोई कुंडली बना के चेक करेंगे, बना लीजिए, चाहे मैं ही बना लेता हूँ। क्या है, 3 जून 90 9:30 बजे। टाइम बता देंगे पंडित जी, टाइम प्लेस ऑफ डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ बता दीजिए, बना लेते हैं। 9:30 बजे। 9:30 सुबह। हाँ, मोतिहारी। और डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ ये तो लिखा है ना, अच्छा
हाँ, एक बार डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बता दीजिए। हाँ, हाँ, हाँ। कट गया, थोड़ा कंप्यूटर स्लो चल रहा है ना मेरा। 3 जून 90, 3 जून 90, प्लेस ऑफ बर्थ, मोतिहारी। प्लेस ऑफ बर्थ मोतिहारी। मोतिहारी, बिहार। हाँ, पूर्व चंपारण डिस्ट्रिक्ट। हाँ, नवंबर 2014। नवंबर 2016, 2016 किया गया, ठीक है। 3 जून 90, 3 जून 90, 9:30 मोतिहारी। देखें, राहु की महादशा में सूर्य का अंतर्दशा, ठीक ना। अब राहु की महादशा में नवंबर में सूर्य की अंतर्दशा चल रहा था। अच्छा, नवंबर बीत गया, चंद्रमा की अंतर्दशा चल रहा था, ठीक ना। तो चंद्रमा सूर्य राहु की महादशा में अंतर्दशा किसका है यहाँ पर? चंद्रमा का, ठीक ना। सूर्य वहां पे 14 नवंबर को हुआ, 18 नवंबर को, यानी कि सूर्य ही है। चलो, 1-2 दिन का फर्क में दशा में हम नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर हम जो अब कुंडली पे आते हैं, तो यहाँ पर जो पंचमेश है वो मंगल है, और मंगल का आत्म संबंधित चंद्रमा और सूर्य दोनों ही, माने मित्र ग्रह। तो यानी कि पंचम का फल देने की कैपेबिलिटी सूर्य में भी और चंद्रमा में भी है। मंगल यहाँ पर ऑलरेडी चंद्रमा से संबंध कर रहा है, मंगल और चंद्रमा के बीच संबंध है। तो हमारा नियम क्या कहता है? पंचमेश से संबंधित दशा और अंतर्दशा में भी संतान हो सकता है। तो यहाँ पर जो राहु है वो भी चंद्रमा और सूर्य दोनों को देख रहा है। तो यानी कि यहाँ पर चंद्रमा और सूर्य दोनों ही संतान देने के पक्ष में हैं। तो यानी कि राहु की महादशा में ये सूर्य भी संतान दे सकता है और चंद्रमा भी संतान दे सकता है। तो यानी कि ये भी दोनों कुंडली के अनुसार प्रोमिस बिल्कुल क्लियर है कि जब कहता है पंचमेश की महादशा हो या पंचमेश से मित्र की महादशा हो, आत्म संबंधी सधर्मी की अंतरदशा हो, तो संतान हो सकता है। लेकिन यहाँ पर महादशा राहु की है और अंतरदशा चंद्रमा की है, तो यहाँ पर भी संतान हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो राहु की महादशा है वो कहीं से भी पंचम को टच नहीं कर रहा है, और नहीं ये आत्म संबंधित उनका है, नहीं धर्मी है। तो यहाँ पर राहु में चंद्रमा ने संतान क्यों दे दिया? क्योंकि राहु में चंद्रमा संतान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो ऑलरेडी राहु है वो शनि के समान फल दे रहा है, और शनि ऑलरेडी क्या है? सप्तम लॉर्ड है, सप्तम लगन का भी शत्रु है और पंचम का भी शत्रु है। तो इसलिए यहाँ पर संतान नहीं होना चाहिए था। तो यही मैं टॉपिक समझा रहा था, लेकिन अभी ये टॉपिक को अभी बाद में रखें। ये टॉपिक आप क्वेश्चन मार्क बना के रखें, ये मैं कभी बाद में आपको समझाऊंगा। तो अभी यहाँ पर दूसरा नियम इसलिए समझ लें कि चंद्रमा जो है वो पंचम का मित्र है, इसलिए वो संतान
देगा, संतान में कोई कमी नहीं है। तो अब तीसरा टॉपिक यहाँ पे आता है गोचर का। तो उस समय गोचर इनके अनुकूल थे, तभी संतान हुआ। हाँ गुरुजी इसमें ये एक सवाल है कि ये हाँ टाइम ऑफ बर्थ पे देखेंगे या इससे 9 महीने पहले नहीं ये संतान टाइम ऑफ बर्थ का देखेंगे हम। हाँ ये संतान होने का टाइम है, इस पीरियड में संतान होगा। कंसीव का टाइम हम नहीं देते। हाँ ये बर्थ का चाइल्ड है कि जब वो बच्चा होगा तब का हम देखेंगे। अच्छा उसका पंडित जी, दो सवाल है। एक तो ये आपने जो नियम बताए, 5 नियम आपने बताया, ठीक है। इसमें जैसे जो प्लेनेट बैठा है 5th हाउस में, तो संतान होने के लिए उसकी महादशा अंतर्दशा दोनों ही जरूरी है, या सिर्फ अंतर्दशा में भी बच्चा हो सकता है? विरुद्ध नहीं होना चाहिए, विरुद्ध होगा तो दिक्कत आ जाएगी। अच्छा, और आपने और एक नियम बताया था कि गुरु की अंतर्दशा में भी बच्चा हो सकता है, तो सिर्फ हाँ गुरु की बिल्कुल अंतर्दशा बिल्कुल, में ही हो सकता है? मतलब गुरु की महादशा महादशा ना अंतरदशा भी हो तो दोनों। भी बच्चा हो सकता हाँ नहीं होगा है? तभी, दोनों? नहीं होगा तभी, दोनों अंतरदशा भी हो सकता है, महादशा भी तभी हो सकता है। हाँ अच्छा। गुरु तो संतान का कारक ही है, कारक ग्रह को तो हमेशा ले लो। और एक सवाल है मेरा। उसके लिए पंचम से कोई संबंध उम्बंध होना नहीं चाहिए। अच्छा, पंचम से संबंध नहीं भी होगा तो भी बच्चा हो सकता है गुरु की महादशा हाँ अंतर्दशा में? तभी तो कारक है ना वो। कारक कहीं भी हो, अच्छा। उसको अपने भाव से संबंध रखे न रखे, वो कैपेबल है, हमेशा कैपेबल है, क्योंकि उसको जन्मजात वो गुण है जुपिटर को। चाहे वो पंचम से संबंध करें, पंचम से संबंध न करें, वो 6, 8, 12 में भी हो, अच्छे स्थिति में हो तो संतान दे दो, अच्छा उसकी पंडित दशा जी, आएगी तो दे देगा। हाँ लेकिन और शर्त यह है कि वो बलवान होना चाहिए बस। और चाइल्ड की टाइमिंग प्रेडिक्ट करने के लिए सेकंड हाउस लॉर्ड और सेकंड हाउस का क्या रोल है? सेकंड हाउस हाँ भी नहीं तो इंपॉर्टेंट है बच्चे के। वो थोड़ा भी आप आगे जा रहे हैं, वो बात की बात अच्छा। है, ठीक ना। देखें मैं आपको क्लियर बता दूं, संतान होने के लिए फिफ्थ भाव जिम्मेवार नहीं है। जैसे इनका क्वेश्चन था आगे का है, मैं बता दे रहा हूं, लेकिन अभी जो हम पढ़ाएंगे उसी शैली से पढ़ाएंगे। आगे की क्वेश्चन थोड़ा सोच समझ के वो बताएंगे। देखें संतान होने के लिए 3 हाउसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 सेकेंड हाउसेस, क्योंकि सेकेंड हाउस कुटुंब वृद्धि को बताता है, क्योंकि जब तक सेकेंड हाउस एक्टिवेट नहीं होगा संतान होगा ही नहीं। और फिफ्थ हाउस संतान को बताता है, और 11th हाउस को भी देखना बड़ा जरूरी है। 11th हाउस इच्छा को बताता है। तो मतलब जैसे कि अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि 5 साल बच्चे का योग चले तो संतान नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि वो इच्छा नहीं है, उसका 11 एक्टिवेट नहीं हुआ। 11 का मतलब वो आय है, माने आय का मतलब सिर्फ पैसे से मत समझना। जीवन में किसी प्रकार की जीवन में यदि भौतिक रूप से हमको किसी भी चीज का यदि प्राप्ति हो रही है तो उसको हम 11 ही बोलेंगे। चाहे वो घर ले लो, जब तक 11 एक्टिवेट नहीं होगा घर ही नहीं आएगा। हाँ तो 4th हाउस और 11 हाउस एक्टिवेट एक साथ होगा तब भूमि भवन वाहन आएगा। उसी तरह पंचम और 11 दोनों एक साथ एक्टिवेट होगा तभी बच्चा होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो उसी तरह सेकेंड और 11 के साथ फिफ्थ एक्टिवेट होगा तब जाकर के बच्चा होगा। हाँ लेकिन इसको एक्टिवेशन कैसे करते हैं तो वो थोड़ा एक लंबा प्रोसीजर है। मुझे लग रहा है कि जब हार्ड हम पढ़ेंगे ना तो हमारा नॉर्मल भी वो रह जाएगा, तो हम स्टेप बाय स्टेप आएंगे वहां पर। तो अभी सिर्फ कितना आप समझें कि पंचम भाव में बैठे ग्रह की दशा हो तभी संतान हो जाएगा, पंचम भाव पे ज्यादा जोर दो। हाँ सेकेंड और 11 पे हम जब जोड़ देंगे जब हम बड़े प्रौढ़ लेवल पे ज्योतिषी, हमको पूरा ज्योतिषी बन चुके हैं, तब हम इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग जो एक इस लेवल का क्वेश्चन करते हैं वो प्रौढ़ हो चुके हैं, ऑलरेडी ज्योतिषी हैं। तो अभी ये लोग सीखने की कगार पे हैं, तो हम लोग एक लेवल से ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये तो क्लियर है कि जब तक सेकेंड और 11 एक साथ एक्टिवेट नहीं होगा, उसी तरह सप्तम और 11 और सेकेंड भी एक्टिवेट होगा तभी शादी होगी। शादी के लिए भी प्रणव जी एक बात याद रखना, कोई पूर्व लड़की या लड़का पूछता है मेरा शादी कब होगा, तो एक साथ उसका सेकेंड और 7 एक्टिवेट होना चाहिए और 11 भी एक्टिवेट होना चाहिए।
क्योंकि सेकेंड का मतलब एक परिवार में कुटुंब की वृद्धि हो रही है और एक परिवार में कुटुंब का हानि हो रहा है। माने एक एक के घर में वोटर आईडी की वृद्धि हो रही है ना, तो जब चाइल्ड बर्थ होता है या बच्चा जब जन्म लेता है या जब शादी होती है तो कहीं ना कहीं एक परिवार बढ़ता है। लेकिन सेकेंड और 7 एक्टिवेट होता है तो बड़ा ध्यान देने वाली बात होती है कि उसमें शनि का पोजीशन बड़ा अच्छे से देखना होता है कि 7th और सेकेंड एक साथ एक्टिवेट होता है ना, तो 2 इवेंट में एक इवेंट निश्चित रूप से होगा, या तो उसके परिवार में कोई मरेगा या उसके परिवार में कोई शादी होगी। क्योंकि जो सेकेंड हाउस है वो मारक भी है, हाँ, और 11th हाउस है इच्छा की पूर्ति है। तो यानी कि सेकेंड और 7 एक साथ एक्टिवेट हो गया है, 11 नहीं हुआ है, तो यहाँ पर उसके परिवार में किसी की मृत्यु हो सकती है, क्योंकि सेकेंड हाउस परिवार है। लेकिन 11 के साथ होगा तो शादी होगी, 5th के साथ होगा तो बच्चा जन्म लेगा। लेकिन यहाँ पर 11 एक्टिवेट नहीं हो रहा है, सिर्फ सेकेंड और 7 एक्टिवेट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मृत्यु हो। तो इस बात को ध्यान, एक्टिवेट कैसे होते हैं, तो वो दशा अंतर दशा की बात है। क्योंकि जो हमने जो पहले पढ़ा था कि कोई दशा चलता है जीवन में तो वो कहीं ना कहीं हाउस को एक्टिवेट करता है। तो जो अंतरदशा और महादशा जो 2 हाउसेस को एक्टिवेट किए हैं, क्योंकि वो 2 के लॉर्ड होते हैं और एक जगह बैठता है तो 3 हाउस एक्टिवेट हो गया, और अंतरदशा भी 2 की लॉर्ड होगा, एक जगह बैठा होगा तो 6 हाउसेस एक्टिवेट हो गए। तो जो 6 हाउसेस एक्टिवेट होते हैं तो उसका आपसी कम्युनिकेशन हम चेक करेंगे कि वो किसके लिए पॉजिटिव है किसके लिए नेगेटिव है। हमने ये सब तो पढ़ चुके हैं, बट एक एक कुंडली पर उसको अप्लाई करके नहीं दिखाया है। तो आप लोगों को जब अप्लाई करके, मेरे ख्याल से वो सुपर एडवांस की बात है, जो इसीलिए हमने ज्योतिष का बड़ा सोच समझ करके 3 लेवल डिसाइड किया है, बेसिक, एडवांस और सुपर एडवांस। तो सुपर एडवांस में वहां पे सिर्फ वो कुंडली का वो है, क्या बोलेंगे, प्रैक्टिकली वो है कि भाई देखो एक कुंडली है, ये महादशा है और एक अंतरदशा है, तो इनमें ये हाउस एक्टिवेट हुआ है तो इसके साथ एट प्रेजेंट ये वाला इवेंट होना चाहिए, तो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तब वो आप मुझे क्लियर बताओ, तब हम बढ़ेंगे। तो उसके लिए मैं पूरा का पूरा एक कोर्स ही लगा के रखा है, तो सुपर एडवांस में हम आएंगे। लेकिन यदि सुपर एडवांस की बात हम आज पढ़ने लगेंगे ना, तो ये सब चीजें हम भी नहीं समझ पाएंगे कि बच्चा कब होगा, क्योंकि बेसिक हो तब हम आगे हम चल सकते हैं। खैर, तो मुझे लग रहा है कि इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आप लोग करें तो अच्छा है, टॉपिक से रिलेटेड, नहीं तो हम भटक जाएंगे ना, तो फिर हम हमारा क्या है, हम तो पढ़ाते रहेंगे। तो यहाँ पर हमें ये देखना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया कि चलो ये भी टॉपिक में समझा दूं। यहाँ पर राहु की महादशा में, हाँ, जो ये कुंडली थी कहाँ गई, राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा में संतान हुआ, लेकिन राहु शनि के समान फल दे रहा है, और चंद्रमा जो है शनि का बिल्कुल मित्र है और अति मित्र हो गया। अब अरे अति शत्रु हो गया, शत्रु भी अति शत्रु है, क्योंकि राहु से चंद्रमा जो है वो पंचम स्थान में है। तो एक महादशा लॉर्ड कभी भी शत्रु दशा के आत्म संबंधी सधर्मी का फल नहीं देगा। तो यहाँ पे क्या नियम होगा, इतरेषां दशानाथ विरुद्ध फलदायिनां तत्तत् फलानि गुणेन फलानि ह्यानि सूरिभिः। कि जब वृद्ध ग्रह की महादशा चलेगा, जब वृद्ध ग्रह की महादशा चलेगा, इसी को वृद्ध ग्रह बोलते हैं। क्योंकि जो राहु है वो चंद्रमा के समान फल नहीं दे रहा है, क्योंकि चंद्रमा का आत्म संबंधित जो ग्रह है वो सूर्य है, शुक्र है, सूर्य है, बृहस्पति है, मंगल है, और राहु इस वृद्ध धर्मी हो गया। तो यहाँ पर चंद्रमा जहाँ का लॉर्ड है वहां को भी दिक्कत देगा, और क्योंकि चंद्रमा महादशा का फल नहीं देगा और महादशा अंतरदशा का फल नहीं देगा, तो इसको बोलते हैं विरुद्ध फलदायी। तो जो हमने बोला था ना कि दोनों बलवान हो, दोनों में संबंध नहीं हो, तो फल कैसा होगा, बहुत बुरा। तो यहाँ पर फल तो उस पीरियड बहुत बुरा मिला, मैं मानता हूं, लेकिन क्या वो संतान पक्ष के लिए बुरा देगा क्या, या किस किस पक्ष के लिए बुरा देगा, किस किस पक्ष के लिए अच्छा देगा, वो हमें देखना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर वो चाइल्ड वाला पक्ष बुरा नहीं किया, बाकी सबको उसने बुरा किया।
तो उस समय इनको दिक्कत आई। चंद्रमा में इनको मैं जानता हूं, राहु में चंद्रमा में कष्ट हुआ, दिक्कत परेशानी आई, बट उस लेवल का परेशानी नहीं दिया या जिस लेवल का देना चाहिए। उस समय दिक्कत आई थी, लेकिन वो और किसी में दिक्कत आई, उसने चाइल्ड बर्थ को छेड़ा नहीं। किसी ने नहीं छेड़ा, क्योंकि ऑलरेडी चंद्रमा मंगल का यहाँ पे संबंध है। तो यहाँ पर चाइल्ड बर्थ कब हो गया कि आप इसको ऐसे समझें कि जो अंतर दशा था उसके अंतर प्रत्यांतर होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि प्रत्यांतर और अंतर दोनों मिल जाते हैं ना, तो वो महादशा के फल को भी वो कर देते हैं, मत ढक देते हैं। आप इसको ऐसा समझे कि ये कोई बड़ा अधिकारी है, बहुत बड़ा अधिकारी है। आप जैसे पुलिस डिपार्टमेंट मान ले, एक डीजीपी है, डीजीपी ने एक एसपी को, जिला के जो मालिक था एसएसपी, उसको ऑर्डर दिया कि भाई इस जिला में इस ढंग से काम करो। तो अब एसपी की मजबूरी है, एसएसपी की, कि उसके अनुसार काम करें। लेकिन नीचे क्या हुआ, एक एसएचओ और एक एसपी दोनों मिल गए, और जो एसएचओ तो था वो एसएसपी का आत्म संबंधित ग्रह था, आत्म संबंधित का अति मित्र था। तो ये दोनों मिलकर के इस लेवल पे काम करप्शन कर लिए कि डीजीपी को पता ही नहीं चला। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और होता है कि नहीं होता है। तो ऐसा कुंडली में भी होता है। जो ज्योतिष पढ़ने के लिए आप समाज को सीखो, ज्योतिष को सीख जाओ। तो यहाँ पर चंद्रमा का संबंध यदि मंगल के साथ नहीं होता, पंचमेश के साथ चंद्रमा का संबंध नहीं होता, तो संतान पक्ष को भी दिक्कत हो जाता। मे भी पॉसिबल उस समय इनके जो चाइल्ड बर्थ किया तो मिसकैरेज करा देता, संतान तो होता, उस पीरियड में नहीं होता। तो इसीलिए हमें कभी कभी ऐसा दिखने को मिलता है, अरे कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि लग्नेश की दशा में व्यक्ति का हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है। आप जो कुंडली जो यहाँ पर है, कुछ लोग जो ज्योतिष करते भी हैं, प्रोफेशनली भी हैं, आप प्रैक्टिस में आप क्या देखोगे कि दशा पंचमेश में लग्नेश की चल रही है और सामने वाला बोलता है गुरुजी मेरा स्वास्थ्य ही खराब है। अब तो भाई ये तो गलत हो गया ना। आप देखो जो पंचम भाव है वो छठे का भी है, तो छठे का भी है। पंचम में लग्नेश की महादशा में, पंचमेश की अंतर दशा में उसको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रहा है। इसी के पीछे कहीं ना कहीं उसकी जो प्रत्यांतर मिला है कुछ समय के लिए, वो इतना स्ट्रॉन्ग मिल गया कि अंतर और प्रत्यांतर मिल करके वो लगन के फल को कैंसिल कर दिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीमार है तो उसको कोई भारी कष्ट होने वाला। हम बोलेंगे नहीं, कोई डरने की बात नहीं है। कभी कभी तो हम ऐसे ही फलादेश कर देते हैं कि जैसे वो व्यक्ति ना, एक की शादी होने वाली थी, बहुत पहले की बात है, तो मैंने बोल दिया कि मुझे नहीं लगा कि ये शादी होगी। उन्होंने कहा कि नहीं गुरुजी एंगेजमेंट हो गया है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया है। तो वो हो रहा था, इसलिए हो रहा था कि महादशा और अंतरदशा विरुद्ध थे, शनि और सूर्य का था। ऐसा समझो, महादशा शनि और सूर्य का था। तो शनि और सूर्य, शनि ऐसा मान के चलो कि सप्तमेश है, सिंह लगन की कुंडली मान के चलो, तो एक तो सप्तमेश हो गया, एक लग्नेश हो गया। सिंह लगन की कुंडली में फोर मान, जैसे इसी कुंडली में देखो मकर लगन की कुंडली है, यहाँ पर चंद्रमा की महादशा में शनि का अंतरदशा आ जाए मान लो। अब चंद्रमा तो सप्तमेश है और शनि लग्नेश है। तो अब शनि चंद्रमा की, और शनि चंद्रमा ने आपस में संबंध नहीं किया, और ये वाला व्यक्ति बोल रहा है कि मेरा शादी हो रहा है गुरुजी। तो आपको लगता है कि शादी हो जाएगा? मुझे आप बताओ। क्योंकि चंद्रमा जो है वो सप्तमेश का कह रहा है कि शादी होगी, लग्नेश कह रहा है कि नहीं शादी को मैं तोड़ के रहूंगा। क्योंकि सप्तम से लगन की मृत्यु, लगन से सप्तम की मृत्यु, और दशा चल रही है चंद्रमा में शनि, और सामने, और हमने फलादेश क्या किया। और यहाँ पर दो कंडीशन है, चंद्रमा भी बलवान है, शनि भी बलवान है, लेकिन दोनों में कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब इसकी शादी जो हो रही है वहां पे लाखों रुपए का खर्च होगा, एंगेजमेंट होगा, और शादी के 10 या 15 दिन पहले ये रिश्ता टूटेगा। लेकिन यदि ये रिश्ता टूटना था तो शनि चंद्रमा ही रिश्ता बना, शनि चंद्रमा में रिश्ता टूट रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे जो रीजन, मैं थोड़ा एडवांस नहीं, सुपर एडवांस लेवल की ज्योतिष पढ़ा रहा हूँ, इसलिए ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ कि
चंद्रमा की जो महादशा थी और शनि का जो अंतर्दशा था, शनि चंद्रमा ने आपस में बड़ा विरुद्ध था, लेकिन जो अंतर्दशा शुक्र का जो था, वो शुक्र ने शनि के साथ संबंध कर लिया। तो जो शनि ने शुक्र के साथ संबंध किया, या अंतरदशा में चंद्रमा ने मंगल के साथ संबंध किया, ऐसा समझ लो। चंद्रमा जब मंगल के साथ संबंध किए हैं, तो जो चंद्रमा का आत्म संबंधित और सधर्मी ग्रह मंगल है, तो मंगल तो ये बोल रहा है ना कि नहीं शादी होके रहेगी, शादी होके रहेगी, लेकिन महादशा लॉर्ड शनि है। तो शनि कह रहा है कि हम चंद्रमा की अंतरदशा में काम होने नहीं देंगे, लेकिन चंद्रमा में जो प्रत्यांतर मंगल का चल रहा है, वो शादी करा रहा है, वहां पे रिश्ते हो रहे हैं, वो बातें हो रही है, एंगेजमेंट हो रहा है, सामने लड़के लड़की आपस में बातें कर रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो सामने वाला कैसे मान लेगा ज्योतिषी सही है? वो तो बोलेगा ज्योतिषी गुरु जी आप तो फलाने से गड़बड़ है, और गुरु जी तो कह नहीं शादी हो नहीं सकती, क्योंकि गुरु जी तो फलाने से किया है। शनि और चंद्रमा को देख करके, शनि चंद्रमा में कोई संबंध ही नहीं है। इंतजार करें, वो मंगल हटेगा, राहु की दशा आएगा, अब शादी और टूटेगा। तो लेकिन वो जो मतलब 3 महीना या 4 महीने का जो पीरियड था, इतने घनिष्ठता पर संबंध एकदम मतलब खान पियान भी होने लगा, मतलब ये अंदर से एक्सेप्ट कर लिए, पति एक्सेप्ट कर लिया, वो पत्नी एक्सेप्ट कर लिए, उसको घर वाले रिश्तेदार एक्सेप्ट कर लिए, इस लेवल की चर्चा चल रही है। लेकिन वो लोग ज्योतिषी हो रही हैं, वो कितना भी है तो वो सिचुएशन देख रहे हैं, तभी तो ज्योतिषी की आवश्यकता पड़ेगी। गुरु जी आप बताओ क्या होगा? तो हाँ, लेकिन ज्योतिष से भी उन्हीं के भावना में बह जाए, हाँ ठीक है होने तो हो रहा है तो हो जाए। तो ज्योतिषी को कभी भी उनके सिचुएशन को देख करके बात नहीं करनी चाहिए। लड़का लड़की आपस में बड़े प्रेम कर रहे हैं, और ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर कहना कि पूरा रिपोर्ट तो सही है, कंसीव नहीं हो रहा है, ऐसे सिचुएशन को देखकर हमें बात नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी कुंडली की सिचुएशन को देख के बात करनी चाहिए कि उसकी कुंडली क्या कह रहा है। तो ये अंतर दशा में और प्रत्यांतर दशा में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। चलें, अब हम आगे आते हैं। अब हम ये तो आपने देख लिया संतान होने के योग, हम आगे आते हैं संतान क्या होगा, नंबर 1। अब संतान क्या होगा, तो पंचम भाव में पुरुष ग्रह का प्रभाव और पुरुष राशि का प्रभाव होगा, तो फर्स्ट संतान उसका मेल होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन समझ में जैसे पुरुष ग्रह कौन है? मंगल है। यदि पंचम में मेष राशि हो, अब आप थोड़ा दिमाग को डेवलप करें, क्योंकि अब आप स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो आप समझना पड़ेगा। पंचम भाव में 1 नंबर राशि हो और पंचम भाव में मंगल बैठा हो, तो हमने नियम तो ये कहता है कि पंचम भाव में अग्नि तत्व राशि है, अग्नि तत्व ग्रह है, तो बार बार मिसकैरेज होगा, कंसीव ही नहीं होगा। और यहाँ पर आप कह रहे हैं उसको मेल चाइल्ड होगा, तो ऐसे कंडीशन में उस पर कोई पाप ग्रहों का प्रभाव है। पंचम भाव में कल्पना करें 1 नंबर राशि है, मंगल बैठा है, उस पर यदि बृहस्पति का एस्पेक्ट आ गया, शुक्र का एस्पेक्ट आ गया, तो मे भी पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन के साथ संतान होगा। लेकिन कॉम्प्लिकेशन आएगी, दिक्कतें आएगी, लेकिन कॉम्प्लिकेशन के साथ संतान होगा, लेकिन वो फर्स्ट चाइल्ड मेल होगा, लड़का होगा। अब उल्टा कर लो, पंचम भाव पे फीमेल राशि हो और फीमेल राशियों का प्रभाव हो। फीमेल राशियां कौन कौन है? 4, 8, 12। और फीमेल प्लैनेट कौन कौन से हैं? चंद्रमा और शुक्र। तो चंद्रमा शुक्र का प्रभाव यदि पंचम भाव पे हो और 4, 8, 12 राशि का प्रभाव हो, तो ज्यादातर लड़कियां हो। अब फर्स्ट चाइल्ड तो लड़कियां होगा ही होगा। और तीसरा चीज और भी कंफर्म करने के लिए दशा और अंतर दशा के पीरियड में वही चेक कर लो कि यदि शुक्र की दशा हो, चंद्रमा की अंतर दशा हो, तब तो ग्रांटेड ही लड़की हो। मंगल की दशा हो, सूर्य का दशा हो, तो ग्रांटेड ही लड़का होगा। ठीक ना? तो इस तरह से और भी यदि सूक्ष्म में जाना चाह रहे हैं, तो आप उसके पंचम
जो पंचम भाव है वो चेक कर लो कहाँ पे बैठा है। यदि वो स्त्री राशि बैठा है, स्त्री प्लैनेट के साथ बैठा है, या उसकी नौमांस कुंडली बना करके चेक कर लें कि, लेकिन हमेशा लगन कुंडली पे ज्यादा जोर देना। हम बता रहा हूं कि पंचमेश को भी चेक कर लेना, नौमांस को भी चेक कर लेना, तो आप सब चेक करने मत न लगना। हाँ, यदि लगन में कोई डाउट हो, जैसे कि पंचम में ही शुक्र और मंगल बैठेगा पंचम भाव में, अब मेल होगा कि फीमेल होगा? भाई शुक्र तो फीमेल है, मंगल मेल है, वहां पे जो राशि बैठ जाए तो ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो तब अंदर जाना है। पंचमेश को देख लेना, नौमांस कुंडली को देख लेना। लेकिन यदि लगन कुंडली क्लियर बता रहा है कि पंचम में यदि मंगल बैठा है, मेष नंबर की राशि है, सिंह नंबर की राशि है, धनु राशि है, मंगल बैठा है, सूर्य बैठा है, बृहस्पति बैठे हैं, तो क्लियर है लड़का होगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपको कहीं उस पर फीमेल प्लैनेट का प्रभाव आ गया, पता चला कि पंचम भाव में 4 नंबर की राशि है और बैठ गया मंगल, तो भाई तो राशि लॉर्ड तो फीमेल हो गया और ग्रह लॉर्ड मेल हो गया। अब मेल होगा कि फीमेल होगा, तो ग्रह का प्रभाव ज्यादा होता है तो मेल ही होगा। लेकिन उस पर शुक्र का और एस्पेक्ट आ गया तो 2 फीमेल की वैल्यू बढ़ गई। तो ऐसे में आपको नौमांस कुंडली में जाना है, ऐसे में पंचमेश के पास जाना है, और ऐसे में दशा और अंतरदशा को चेक करना है। तो आप देखो, जब करोगे ना एक्सपीरियंस, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि लड़का है कि लड़की है, ठीक ना। फिर प्रथम जो संतान है वो पंचम भाव से ही देखना है। तो पंचम लड़का पंचम भाव में ज्यादा है, दूसरा संतान मेल होगा या फीमेल होगा वो सप्तम भाव से चेक कर लो। कब होगा? सप्तम भाव से चेक कर ले, दशा और अंतरदशा को चेक कर लें, तो ये भी हम क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि एक कुंडली देखें, इसकी प्रथम संतान पंचम भाव है, तो पंचम भाव में 2 नंबर राशि बैठा, तो 2 नंबर राशि का मतलब क्या हो गया? फीमेल। शुक्र बैठा, अगेन फीमेल, तो एक क्लियर ही हो गया कि भाई इसको लड़की ही होगी। तो अब हम इसकी नौमांस में नहीं जाएंगे, उधर उधर नहीं भागेंगे, ठीक ना। अब ये देखें कि इसके प्रथम संतान के बारे में चेक किया, 5 नंबर में 8 नंबर राशि है। मंगल। तो 8 नंबर राशि क्या है, मेल है कि फीमेल है? क्लियर हो गया, 8 नंबर राशि भी फीमेल है, में तो ये भी क्लियर है। ग्रहों का यहाँ पे प्रभाव सूर्य का आ रहा है तो ठीक है, लेकिन ये क्लियर है। हाँ, ग्रह यदि यहाँ पे सूर्य बैठा होगा तो हम बोल सकते थे कि नहीं मेल होगा। हाँ, तो यहाँ पर देखें 8 नंबर की राशि है, सूर्य बैठा है, ये भी मेल होगा। अब यहाँ पर देखें ये 12 नंबर की राशि है, सूर्य बैठा है, तो राशि फीमेल हो गया और ग्रह मेल हो गया, लेकिन उसी की राशि वही बैठा है तो मेल होने की दशा योग ज्यादा है। अब आता है काक बंध्या, संतान में काक बंध्या योग बनता है। काक बंध्या योग का मतलब होता है कि प्रथम संतान नष्ट हो जाता है और उसके बाद संतान ही नहीं होता। फर्स्ट चाइल्ड होता है, हो करके या तो बीमार पड़ गया, अपंग हो गया, स्पेशल चाइल्ड बन गया, उसके बाद संतान ही नहीं होता। या एक बार बच्चा कंसीव हुआ, मिसकैरेज हो गया किसी कारणवश, उसके बाद लड़की कंसीव ही नहीं कर पाती। तो ये सब में काक बंध्या का योग होता है। हाँ, या कितने लोग को देखा होगा कि एक ही बच्चा हुआ उसके बाद बच्चा ही नहीं हुआ। तो ये सब काक बंध्या में ये सब योग आते हैं। तो ये कैसे देखते हैं? तो षष्ठ स्थाने सुताधिपे लग्ने से भौम संयुतो मृड म्रियते प्रथमापत्यम काकबंध्या स धर्मिणी। अब कहता है कि षष्ठ स्थाने सुताधिपे, जो सुताधिपे का मतलब है पंचमेश, जो पंचमेश है वो छठे में चला जाए। हाँ, पंचमेश जो है वो छठे भाव में चला गया, तो जो पंचमेश छठे में चला जाए या षष्ठे से पंचम में आ जाए, दोनों ही बात हो सकती। लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि छठे और
पंचम में आत्म संबंधित सधर्मी न हो। कभी कभी क्या होता है कि अब जैसे सेकेंड, आप लोग को स्क्रीन शेयर हो पा रहा है? स्क्रीन शेयर हो पा रहा है? स्क्रीन शेयर आप लोग देख पा रहे हैं? हेलो हेलो, आप लोग जी देख सर, पा रहे जी हैं? सर, दिख पा रहा है। देख पा रहे हैं। आप देखें कि जैसे ये कन्या लगन की कुंडली है, तो आपने कन्या लगन में क्या देखा कि पंचमेश और षष्ठेश एक ही ग्रह है। तो अब यहाँ पर शनि चाहे छठे में बैठ जाए या पंचम में बैठ जाए, तो कहा कि नहीं, ऐसा कंडीशन नहीं होना चाहिए, पंचम और छठे में वो होना चाहिए, शत्रुता होता, आत्म संबंधी सधर्मी नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा समझ लें, आत्म संबंधी तो सधर्मी नहीं होना चाहिए, यानी कि 6 लग्नों में ही होगा। हाँ हाँ, एक तो मेष लगन में होगा, कन्या लगन में होगा, नहीं मेष लगन में होगा, तुला, आप लिख लीजिए, मेष लगन में होगा, मिथुन लगन में होगा, सिंह लगन में होगा, तुला लगन में होगा, धनु लगन में होगा और मकर लगन में होगा। ठीक ना? ये जो 6 लग्नों में ये कंडीशन होंगे, जो छठे और पंचम शत्रु होंगे। हेलो, हाँ नमस्कार नमस्कार। हम्म 96 पे, 96 पे, हाँ कर दिया। ठीक है, तो ये 7 लग्नों के लिए लागू होगा, ऐसा ये नियम उसमें मत लगा दीजिएगा कि वो षष्ठेश और पंचमेश मित्र हो। ठीक ना? तो आपने बताया था मेष, मिथुन, तुला, सिंह, मकर और एक रह गया शायद। मकर नहीं ना, धनु अच्छा, और कुंभ, धनु और धनु और और कुंभ। धनु और कुंभ, हाँ ठीक है सर। जी जी जी, धनु और कुंभ। हाँ हाँ, दूसरा बेनिफिकेशन आया, वो किसका है? तो उसको कितना पे क्लिक करना है? हाँ जल्दी कर देंगे। तो ये छठे और सातवें का वो आपको देखना पड़ेगा कि ये दोनों मित्रों, ये 6 लग्नों के लिए होगा, 6 लग्नों के लिए नहीं होगा। हाँ, मेष लगन के लिए होगा, मिथुन लगन के लिए होगा, लिख लीजिए मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और मकुंभ, धनु और कुंभ, ये 6 लग्नों में होंगे। एक बार फिर बता दीजिए, मतलब मेष, मिथुन, अरे आप लोग मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ। ठीक ना? तो षष्ठ स्थाने सुताधीपे लग्ने से भौम संगीतो, मतलब ये जो 6 लग्नों के लिए पंचम लॉर्ड छठे में हो, छठे लॉर्ड पंचम में हो, और मंगल क्या हो, लगन में बैठा हो, लग्नेश के साथ, तो म्रियते प्रथमा पुत्रम, तो उसका फर्स्ट पुत्र होगा, एक ही पुत्र होगा, लड़का होगा, और वो मर जाएगा या दिक्कत आ जाएगी, उसके बाद उसको बच्चा ही नहीं होगा। कुछ भी कर ले, ये दुनिया की कोई भी ताकत, या हाँ, भगवान ही प्रकट होंगे, भगवान ही उसके संकट को दूर कर सकते हैं, बाकी तो बड़ा मुश्किल है। ठीक ना? और कहता है कि सुताधीशो ही नीचस्त, जो छठे का लॉर्ड, जैसे इस कुंडली में देखें, जो सिंह लगन की कुंडली है, तो क्या कहता है, षष्ठ स्थान है सुताधीपे, जो छठा स्थान है उसका जो लॉर्ड पंचम में आ गया, शनि है। और ऐसे भी देखें कि जो मैं ये लग्न बताया हूं ना, ये जितने भी लग्न बताया हूं ना, ये सभी लग्नों में पंचम भाव में या तो अग्नि तत्व राशि होगा और या वायु तत्व राशि होगा। आप देख लो, कोई सारे के सारे कुंडली बना के देख लो, जो मैं पहले बताया था ना कि पंचम भाव में अग्नि तत्व और वायु तत्व बड़ा कष्टकारी है, तो मेष लगन की कुंडली बनाओगे फिर भी
पंचम में अग्नि तत्व आएगा। आप धनु लगन की बना लो फिर भी आएगा, आप सिंह लगन की बना लो फिर भी आएगा। ओ धन ओ 1 5 9 का लॉर्ड होगा तो 1 5 9 ही आएंगे पंचम में, अग्नि तत्व ही आएंगे। या 3 का बना लो, 7 का बना लो, 11 का बना लो। ये 3 का बनाओगे, 7 का बनाओगे, 11 का बनाओगे, फिर भी पंचम में आपके वायु तत्व ही आएंगे। तो ये मैं पहले ही इस नियम को पढ़ा दिया हूँ, इसीलिए मैं सटीक चीजें पहले ही बता दिया था। तो यदि ऐसे में छठे और पंचम में एक चेंज हुआ, किसी प्रकार के संबंध हो जा रहा है या संबंध भी नहीं हो, और दूसरा यदि लगन में यदि मंगल बैठ जाता है इन 6 लग्नों में, तो यहाँ पे लग्नेश के साथ ही लगन बैठ गया तो म्रियते प्रथमापत्यम, तो प्रथम जो संतान है वो दिक्कत आ जाए, फिर उसके बाद संतान ही नहीं होगा। दूसरा क्या कहता है, सुताधीशो ही नीचस्त। सुताधीशो माने सुता लॉर्ड, सुत का मतलब होता है संतान, संतान के लॉर्ड नीच होकर के षष्ठा द्वित्रिक संस्थित हो, मतलब त्रिक भाव में चला जाए। त्रिक भाव किसे बोलते हैं, 8 12, 6 8 12 में चला गया और नीच का हो जाए और उस पर पाप ग्रहों का प्रभाव आ जाए, तो का क्या बंध्या भवेत नारी श्रुते केतु बुधौ यति ही। और बुध और केतु का देखें, शनि और बुध भी संतान के लिए अच्छे ग्रह नहीं है, क्योंकि बुध और शनि को नपुंसक प्लैनेट कहा जाता है। यदि आप फर्स्ट लेवल में पढ़ा था तो बुध और शुक्र दोनों ही नपुंसक होते हैं। इसी के लिए किसी के पंचम भाव में बुध और शुक्र एक साथ बैठ जाए ना, तो उसका संतान नपुंसक हो जाता है। और किसी के लगन में बुध और शुक्र, बुध और शनि बैठ जाए, क्या होगा बताओ? आपने देखा है किसी के लगन में बुध और शनि को एक वो साथ? खुद नपुंसक हो जाएगा गुरुजी। मात्र वो अपने स्पाउस को कभी संतुष्ट नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर सकता, ये दिक्कत होता है। हाँ, क्योंकि दोनों ही नपुंसक प्लानेट है। बुध भी अकेला बुध बैठ जाए, हाँ वो भी वो गलत है, और शनि भी अकेला बैठ जाए लगन में, वो भी गलत है। हाँ, और शनि और बुध दोनों ही बैठ गया। अब मुझे बताओ कौन है? तो प्रसाद जी ने। अब बताएं, सप्तम में बुध और शनि बैठ जाए तो क्या होगा? स्पाउस जो है इनफर्टाइल होगी, वो वो उसका वैवाहिक जीवन खराब है सर। हाँ, तो वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है कि सप्तम में बुध और शनि। अरे अकेले ही शनि बैठ जाता है खराब, अकेला शनि सप्तम में बैठ जाता है ना, सप्तम की डिग्री पे हो ना, शादी नहीं करने देता। देख लेना, किसके भी कुंडली में सप्तम में शनि है, आप लोग अपने भी कुंडली देख लो, किसी की कुंडली देख लो, सप्तम की डिग्री और शनि की डिग्री यदि समान है, उसकी शादी नहीं हो सकती। और शादी हो भी जाए ना, उसका दाम्पत्य जीवन अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो भौतिक दुनिया में इंटरेस्ट ही नहीं लेता, क्योंकि शनि तो संन्यास का कारक है और शनि बुढ़ा प्लानेट है। तो ये बताओ, एक बुढ़े को इंटरटेनमेंट में और भौतिक दुनिया में क्या इंटरेस्ट मिलेगा? हाँ, वो तो कहेगा हमारी सेवा ही कर दो। हाँ, वो तो अच्छा अच्छा कहेगा कि उसके सामने अच्छा अच्छा खाना बना दो, अच्छा अच्छा चीजें खिला दो, हमारी मालिश कर दो, मसाज कर दो। हाँ, बट उतना ही तो वो कर पाएगा, उससे ज्यादा उसकी औकात हो ही नहीं सकता। पहले तो शादी नहीं करता, हाँ, या होता नहीं है, दोनों में कोई भी हो जाए। तो ये बुध भी और शनि भी पंचम में उतना श्रेष्ठ नहीं है। सर हाँ, सप्तम में ये इनफर्टिलिटी करता है क्या, स्पाउस नपुंसकता को, लाता है? हाँ, स्पाउस। स्पाउस को लाए। हाँ हाँ हाँ, स्पाउस को ला देगा। और केतु हो तो बड़ा ही बुरा, केतु तो ज्यादा बुरा कर देता है। क्या बोलते हैं, सप्तम में, तो सप्तम भाव में केतु बड़ा गड़बड़ होता है, और बुध भी होता है, और बुध केतु एक साथ बैठता है तो बुध बच्चे का कारक होता है, और केतु गड़बड़ करता है तो बच्चे को कोई गड़बड़ चीजें दे देगा, मानसिक या किसी चीज का दिक्कत और परेशानी कर सकता है। तो
ये भी बड़ा गड़बड़ है। तो पंचमेश कभी भी छठे में नहीं जाना चाहिए, और छठे में जाए तो जैसे कि 6 लग्नों के लिए चला जाए तो फर्क नहीं पड़ता। वो 6 लग्न कौन कौन से हैं? वृष, पहले तो लिख ले, 4 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर। क्योंकि ये पंचे मिलाओ छठे में जा रहे हैं ना, तो मित्र ही होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यदि 8 और 12 में चले जाते हैं ना, तो वो ज्यादा बुरा है। लेकिन 8 और 12 में भी जाएंगे ना, तो देखना पड़ेगा कि 8 और 12 उसके मित्र हैं या शत्रु हैं। मित्र वाले को थोड़ा सा बकस देता है। तो ये चीजों को आपको काक बंधिया का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अब आता है कि संतान हो ही ना। अभी तो हमने पढ़े कि संतान कब होगा, कैसे होगा। अब होता है कि संतान ही नहीं होगा। और संतान नहीं होगा कैसे पता चलेगा? तो ही पंचम भाव में अग्नि तत्व, वायु तत्व राशि हो, और पंचमेश भी अग्नि वायु तत्व में बैठा हो, यानी कि पंचम भाव में भी अग्नि तत्व है और पंचमेश भी अगेन अग्नि तत्व में चला गया, जैसे कि पहले वाले कुंडली में देखा था। क्योंकि जो पंचमेश भी अग्नि तत्व में चला गया, पंचम भी अग्नि तत्व है, पंचमेश भी वायु तत्व में चला गया, पंचम भी वायु तत्व है। कभी कभी एक चीजों का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये थोड़ा मैं सुपर एडवांस चीजों की बातें बता रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल जो अग्नि तत्व राशि है ना, हमेशा याद रखिएगा, वो 1, 5, 9 है। क्लियर है ना आपको? अग्नि तत्व राशि कौन कौन से हैं? 1, 5, 9। तो 1, 5, 9 में ना शुक्र का नक्षत्र भी आता है। हाँ, और 1, 5, 9 में केतु का नक्षत्र भी आता है। सिंह राशि में, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि में 0 से लेकर के 13 डिग्री 20 मिनट तक केतु का नक्षत्र होता है। क्लियर है सबको? कौन से राशि में कौन से नक्षत्र है, एक कंसेप्ट सबको क्लियर है ना कि नहीं है? हेलो, क्लियर है गुरुजी, क्लियर है। तो कौन से राशि में कौन से नक्षत्र क्लियर है? तो आपने देखा होगा कि मेष राशि, धनु राशि और सिंह राशि में 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 26 डिग्री 40 मिनट तक शुक्र का नक्षत्र है। तो यानी कि पंचम भाव में यदि अग्नि तत्व राशि यानी कि 1, 5 और 9 हुआ, लेकिन यहाँ पर उसका मिड पॉइंट 13 डिग्री से 26 डिग्री के अंतराल में हुआ, और उसका लॉर्ड भी अग्नि तत्व में 13 डिग्री से 26 डिग्री के अंतराल में बैठता है, तो उसको IVF से, पूजा पाठ रेमेडी से संतान हो सकता है। लेकिन यदि वो 13 डिग्री 20 मिनट तक पंचम भाव का मिड पॉइंट है और वो भी 13 डिग्री 20 मिनट तक ही मिड पॉइंट में बैठता है, तो फिर उसको उपाय के बाद भी संतान नहीं होगा। वो रियल ये दिक्कत है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कितना डिग्री है। तो डिग्री ज्यादा इम्पोर्टेंट है। गुरुजी इसमें 13-20 से आगे की तो शुक्र की होगी, और 0 से 13-20 तक तो केतु की होगी ना। तो वही वो ज्यादा बुरा है ना। थैंक यू। तो अब आगे बात करेंगे पृथ्वी तत्व, वायु तत्व। तो वायु तत्व में आप क्या देखोगे कि ये है मिथुन राशि, ठीक ना? मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। तो मिथुन राशि में जो मतलब 6:40 तक ना मंगल का नक्षत्र है। फिर उधर आपके 26 डिग्री तक ना राहु का नक्षत्र है। लेकिन 26 डिग्री के बाद तो 30 डिग्री का जो पॉइंट है ना, वो 4 डिग्री,
वो बृहस्पति का जो नहीं 20 डिग्री से 30 डिग्री, सॉरी 6:40 तो मंगल का हो जाएगा, और 13 डिग्री 20 राहु का हो जाएगा, तो पूरा 20 डिग्री, यानी कि 0 से लेकर के 20 डिग्री ये मंगल और राहु का नक्षत्र है। लेकिन 20 से 30 डिग्री बृहस्पति का नक्षत्र है। तो यहाँ पर जो वायु तत्व जो राशि है, जो जुपिटर वाला है, वो संतान दे देता है। यानी कि पंचम भाव में 3 नंबर 7 नंबर 11 नंबर राशि है, लेकिन वो 10 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री के बीच में है। और उसके जो लॉर्ड बुध है, शुक्र है और शनि यदि 20 से 30 डिग्री में बैठे हैं, और मेष अग्नि तत्व में, मेष में, सिंह में और धनु में यदि वो 26 डिग्री से 13 से 26 डिग्री में बैठे हैं, तो मे भी पॉसिबल संतान हो सकता है। तो ये डिग्री का भी बड़ा खेल है। आंख बंद करके फलादेश करने से पहले ग्रहों की डिग्री को भी देख लेना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलें, तो और दूसरा बात करता है कि पंचम भाव में मंगल और केतु हो, पंचम भाव में मंगल केतु हो, पंचमेश मंगल केतु के नक्षत्र में हो। अब देखो मंगल का नक्षत्र कहाँ आता है, अब देखो यहाँ मैंने छोड़ दिया थोड़ी सी, मंगल का जो नक्षत्र आता है वो वृष राशि में भी आता है, कन्या राशि में भी आता है और मकर राशि में भी आता है। तो जो कन्या राशि है और जो वृष राशि है और जो मकर राशि है, ये तीनों में लास्ट का 26 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री ये भी मंगल का ही है, ये भी खतरनाक है। चलो केतु का तो बता दिया, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। तो यदि यहाँ पर बैठते हैं तो रियल में संतान में दिक्कत करेंगे, 100% दिक्कत करेंगे। तो ये पंचम भाव में मंगल केतु बैठा हो या पंचमेश मंगल केतु के नक्षत्र में हो, तभी ये दिक्कत देते हैं। और उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि आ जाता है तब तो बड़ा ही कष्टकारी। पंचम भाव में शनि मंगल हो तथा उस पर सूर्य राहु की दृष्टि हो, तो संतान होता है, लेकिन अत्यधिक कष्ट से। जो मैं पहले ही बताया था, शनि जिस भाव में बैठ जाता है ना, उस भाव के फल को डिले कर देता है। पंचम भाव में निष्फल राशियां हो, निष्फल राशियां आप लोग जानते हैं, निष्फल राशियां किसे बोलते हैं? जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है, निष्फल, मात्र इसके अंदर कोई फल नहीं है। तो पंचम भाव में यदि निष्फल राशि और पंचमेश भी निष्फल राशि में गया हो और उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तो संतान नहीं होता, और संतान हो भी गया तो किसी लायक नहीं रहता। आजकल ज्यादा व्यक्ति इसी चीज से पीड़ित है कि मेरा बच्चा कुछ नहीं करता। पिताजी तो लाख 1.5 लाख महीना कमाते थे, बच्चा को 12,000 13,000 की नौकरी नहीं मिल रही। पिताजी तो अपने जीवन में 2-2 4-4 प्रॉपर्टी बना लिए, बच्चा कह रहा है हमको कमाने की क्या जरूरत, अरे इतना किराया आ रहा है, इतना कुछ आपने किए किसके लिए हो, हमारे लिए ही तो किए हो, तो अब हमको करने के लिए कह क्यों रहे हो। तो ये सब निष्फल राशियों का प्रभाव है। तो पंचम भाव पे यदि निष्फल राशियां हैं, मेष, मिथुन, सिंह और कन्या, तो मेष, मिथुन और सिंह है, इसमें तो डबल मार पड़ गई ना, एक तो निष्फल हो गया, एक अग्नि तत्व हो गया, वायु तत्व हो गया, और इनके अंदर केतु और केतु का नक्षत्र और मंगल का नक्षत्र भी है। लेकिन कन्या राशि को निष्फल क्यों कहा? क्योंकि कन्या बड़ा लग्जरियस है और कन्या नपुंसक भी, और कन्या के अंदर मतलब अपने दम पे आगे बढ़ने की थोड़ा कम है। तो इसीलिए ये जो 4 राशियां हैं ये निष्फल हैं, और ये पंचम में होना, इनके लॉर्ड को पंचम में जाना एक प्रकार का संतान के लिए अच्छा नहीं। यदि यहाँ पर इस तरह की कोई दिक्कतें
होता है तो समझो कि संतान में बड़ा कष्टकारी और दिक्कतें आती हैं। मेरे ख्याल से हमारा 4 से ज्यादा हो गया, तो अब इस क्लास को हम यहीं पे रखते हैं और अगला क्लास हम मंगलवार को करेंगे। मंगलवार पंडित को जी, एक बारी 2:30 बजे ही दोबारा क्लास होगा। चारों राशि एक बारी दीजिए गुरुजी। 1 3 6 एक 9। सेकेंड, एक सेकेंड। हेलो, हाँ, मेरे एप्पल के फोन में नोटिफिकेशन आया होगा। हाँ जी, एप्पल के फोन में, तो एप्पल अकाउंट से क्यों किया आपने? जीमेल से कर लेते ना। वो कह रहा था टेकन कह रहा था, लाइक हो चुका। तो वो वैसे आपने ट्विटर अकाउंट मेरे बनाया? पास कोई नोटिफिकेशन तो आया नहीं है एप्पल से। अच्छा, क्या मेल आया होगा क्या? नहीं ऐसी नोटिफिकेशन आया होगा रीसेट पासवर्ड के लिए। किस पे मेल पे आया होगा? नहीं, मैं 2 मिनट में फोन करता हूँ आपको, 2 मिनट को कॉल बैक करता हूँ, 2 मिनट। तो मैं अगला क्लास हम लेते हैं शनिवार के दिन, ठीक ना? तो पंडित जी, ये हाँ निष्फल राशि को इंग्लिश में बैरन साइंस बोलते हैं ना, वही है ना? हाँ हाँ, निष्फल बैरन राशि साइंस। को बैरन साइन बोलते हैं, इंग्लिश में बैरन साइन बोलते हैं। क्यों वन क्यों होता वन है सर, ये क्यों बोलते हैं ये, मतलब ऐसा थोड़ा सा बता देंगे मुझे? बैरन माने जला हुआ है। हाँ, नहीं क्यों वैसे ऐसा मेष मिथुन सिंह कन्या क्यों बोला जाता है? अरे अग्नि तत्व तो है ही है ना, अच्छा ये अच्छा फ्रूटफुल साइन नहीं है ना, फ्रूटफुल साइन नहीं है ना ये। अच्छा अच्छा। हाँ, ये फ्रूटफुल नहीं है। 1356 बताया ना आपने, 1 3 5 और 6 हाँ साइंस। हाँ, जी 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 जी। मेष मिथुन सिंह और कन्या। कन्या, हाँ जी जी जी, ठीक ना? ठीक है पंडित जी। चले ओके, ठीक है। थैंक यू। ओके, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। जय जय माता दी।